छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के मामले में कहा कि ट्रंप ने देश को करारा झटका दिया है और भारत ने मित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए देश को संकट में डाल दिया है। बघेल ने 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर दोगलेपन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केरल में वोट के लिए बीजेपी इसे मानव तस्करी बताती है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है और पेनाल्टी अलग से। जो लोग ट्रंप के जीतने के लिए पूजा पाठ करते थे, चरण चूमते थे, माथा चूमते थे, आज ट्रंप ने एक करारा झटका दिया है पूरे देश को। तो देश की जो अर्थनीति है और देश के जो वैचारिक धरातल है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, उससे बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। व्यापार तो पिछले सरकारों ने भी किया था, लेकिन कभी अमेरिका के सामने झुके नहीं। उनके अपने नैसर्गिक मित्र थे, जो तीसरी दुनिया के जितने देश थे उसके हितों की लड़ाई हमेशा करते रहे। भारत ने उस लाइन को छोड़कर केवल व्यापार को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, अपने मित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत को बहुत गहरे संकट में मोदी जी या मोदी की सरकार ने डाल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पुनर्वास नीति से बीजापुर में नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। आत्मसमर्पित पुरुष नक्सलियों को राजमिस्त्री, ट्रैक्टर ड्राइवर और जेसीबी चालक का प्रशिक्षण मिल रहा है। साथ ही महिलाएं सिलाई सीख रही हैं। जिला प्रशासन उन्हें पुनर्वास केंद्र में रखकर आवासीय प्रशिक्षण दे रहा है। संवेदनशील गांव में कैंप लगा करके प्रधानमंत्री आवास, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। जिन हाथों में कभी हथियार थे, वे अब विकास और विश्वास के साथ नए जीवन की बागडोर संभाल रहे हैं। यस। अच्छा, आप जैसे वहाँ आत्मसमर्पण करने का क्या उद्देश्य था? वही सिक्योरिटी, कारपेट और पुलिस दमन बढ़ने के कारण से आत्मसमर्पण किया सर, सरकार के समक्ष। जैसे आपने आत्मसमर्पण किया, कैसा लग रहा है? यहाँ पर समर्पण करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं आत्मसमर्पण से अभी गश्त उस्त निकाल रहे सर, घर में रहने से तो ऐसे गश्त उस्त निकाल रहे हैं, इसी फिर मारू देंगे करके मैं भी सोच के इधर आत्मसमर्पण करके अच्छा जीवन करके इधर आया सर। छत्तीसगढ़ शासन का जो नक्सल पुनर्वास नीति है, उसके अंतर्गत जब भी कोई भी नक्सल काडर से कोई सरेंडर करते हैं तो उनका कुछ समय पुलिस लाइन में रखने के बाद हम लोग उनको नक्सल पुनर्वास केंद्र में रखते हैं, जहाँ पे उनको आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। हम ट्रेनिंग उसी ट्रेड्स में दे रहे हैं जहाँ का लोकल डिमांड बहुत ज़्यादा है। अधिकतर हमने अभी तक 4 कोर्सेज में 2 कोर्स हमारा जो है वो राजमिस्त्री का ट्रेनिंग का है, क्योंकि सभी गांव में बहुत बड़े संख्या में प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए हैं। साथ ही साथ ज़्यादातर गांव में स्कूल, आंगनवाड़ी सारे निर्माण कार्य चल। दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोक्षित कॉर्पोरेशन पर ईडी के छापों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक ही केस की जांच 3-4 एजेंसियों, जिसमें ईडी, ईओडब्ल्यू, सीबीआई कर रही हैं। भूपेश बघेल का आरोप है कि इन एजेंसियों का मकसद अपराध उजागर करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को निशाना बनाना है। उन्होंने दुर्ग सांसद विजय बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाया है कि एक ही केस है, अब उसमें ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है, उसमें ईडी भी जांच कर रही है, हो सकता है उसमें सीबीआई भी आ जाए। तो एक मतलब इनके पास विषय नहीं है क्या कि एक ही मामले को 3-3, 4-4 एजेंसी जांच करे? इसके पहले तो जांच किया ना ईडब्ल्यू, और उसने गिरफ्तार भी किया, अब ईडी आ गई। तो ये इन लोगों का उद्देश्य क्राइम को जस्टिफाई करना नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को टारगेट करना इनका उद्देश्य रह गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुंगेली में सड़क विकास के झूठे दावों को झूठा बताया है। साव ने कहा है कि बघेल ने आधी किलोमीटर सड़क की बात कही, जबकि पिछले 20 माह में मुंगेली में 363 करोड़ रुपए के पीडब्ल्यू के कार्य हुए हैं। उन्होंने भूपेश बघेल पर
5 साल सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीडब्ल्यूडी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 तक छत्तीसगढ़ में कुल 4,492.53 करोड़ रुपए के 717 कार्य मंजूर हुए हैं। ये आंकड़ा सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण को दर्शाता है, जो कि राज्य में बड़े पैमाने पर हुए हैं और विकास को सिद्ध करते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नन की गिरफ्तारी से जुड़ा कथित धर्मांतरण का मामला अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया है। जिला न्यायालय ने इस केस को एनआईए को सौंपने का फैसला लिया है। वहीं इस निर्णय पर केरल कांग्रेस विधायक रोजी जॉन ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस मामले में एनआईए को क्यों भेजा गया। हालांकि विधायक ने कानून व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए कहा कि वे अपनी लीगल टीम से चर्चा कर रहे हैं। लीगल टीम से पूरे डिस्कस कर रहे हैं मामला, और उनसे डिस्कस करके हम आगे जाने की प्लान बना रहे, और हमें पूरा कानून व्यवस्था पे विश्वास है, और जो भी हमारा लीगल टीम का एडवाइस है उसके हिसाब से, उसके आधार पे हम आगे कोर्ट पे जाएंगे। क्या बोल के जमानत की जो याचिका थी वो क्या बोल के रद्द किया कोर्ट ने, क्या कहा? तो कोर्ट ने, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने और ये इसको ऑब्जेक्ट किया है, और ये बताया गया है कि इसका जुरिस्डिक्शन सेशंस कोर्ट का नहीं है, ये एनआईए कोर्ट का है, तो इसलिए वो एनआईए कोर्ट को या एनआईए कोर्ट को रेफर किया गया है। तो इसलिए हम लीगल टीम से डिस्कस करके हम एनआईए कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे जाने की हम प्लान बना लेंगे। जो भी हमें लीगल एडवाइस है, हम एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं लीगल टीम। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में 2 ननों के द्वारा बस्तर की आदिवासी बेटियों को आगरा ले जाए जाने का मामला अब संसद तक पहुंच चुका है। संसद सत्र के शून्यकाल में इस संवेदनशील मुद्दे को दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भ्रम फैलाकर अराजकता पैदा करना चाहती है, जबकि कानून अपना काम कर रहा है। बघेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग ननों के समर्थन में खड़े होकर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जब हम यहाँ शून्यकाल शुरू हुआ तो जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो 25 जुलाई को घटना घटी, हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की 3 भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहाँ पे 2 नन मिली और उनको आगरा ले जाने के लिए उन्होंने टिकट कराया था। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। ये 8:30 बजे सुबह की बात है, और जब उससे पूछा गया तो वो रो के सहमी हुई, बोली कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूँ। उनके जीजा जी से बात हुई, उनका नंबर उपलब्ध कराई वो, फिर उनके परिवार वालों से बात हुई। उसके बाद पुलिस आई, जीआरपी थाना के अधिकारी कर्मचारी आए, बजरंग दल के भी साथी आए, बहुत सारे जिम्मेदार लोग आए। सोशल मीडिया में ये खबर फैलने लगी और बहुत लोग इकट्ठा हो गए, और उस बीच में पूरी छानबीन हुई। वो जो 2 नन हैं, एक जबलपुर से आई थी, एक आगरा से आई। वो क्यों आई? पहली बार छत्तीसगढ़ आई। महाराष्ट्र के बहुचर्चित मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 के इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस फैसले पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सरला केसरिया ने इसे ऐतिहासिक बताया है। महासमुंद जिले के हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने भी इसे सराहनीय फैसला बताया है। और हमारे संत प्रवृत्ति है, अध्यात्म हम जीते हैं, और अध्यात्म को गाली देना, भगवान को गाली देना, नहीं पूरी हिंदू समाज को गाली देना, और इस तरह से गाली देते हुए उसे अंदर रखना, उसको प्रताड़ित करना। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से सुनवाई की है, और 16 साल के बाद उस भगवाधारी बहन को, प्रज्ञा ठाकुर और उनके जो भी साथ में थे कर्नल, उन सबको जो रिहाई हुआ है जिस तरह से, उसको देखते हुए बड़ी हार्दिक खुशी हो रही है। जी देखिए, आज जो कोर्ट ने एनआई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बहुत ही सही है,
और इससे न्यायिक व्यवस्था पे एक विश्वास कायम होता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित अन्य 5 लोगों, सभी लोगों को जो इसने कोर्ट ने बरी किया है, कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को टारगेट लेने की एक साजिश रही है। आज का न्यायालय के द्वारा आज जो प्रज्ञा ठाकुर जी और उनके साथियों को बाइज्जत बरी किया गया है, ये हिंदुओं का एक हिसाब से विजय है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। ये तो बरी होना ही था। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमको बहुत अच्छे से मालूम था कि 70 साल कांग्रेस की शासन रही है और उस समय जितने भी हिंदू प्रचारक रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी बड़े प्रचारक रहे हैं, साधु रहे हैं, संत रहे हैं, इनको हर हमेशा बदनाम करने। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें धर्मांतरण के विवाद को और भी ज़्यादा उग्र कर दिया है। नंदिनी थाना अंतर्गत ग्राम बागडूमर स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल पर 3.5 साल की मासूम बच्ची को राधे राधे कहने पर शारीरिक प्रताड़ना देने का आरोप लगा है। बच्ची के मुंह पर टेप चिपकाया गया और पिटाई भी की गई, जिससे शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पिता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट चुकी है। स्कूल से आई तो मैं पहले समझ नहीं पाया क्या हुआ। जैसे वो सो के उठी, मैं बोला क्या हो गया बेटा करके, तो मिस ने मुझे आज मारी। बोला मारी बेटी, डांटी, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए होगा करके। नहीं पापा मेरे हाथ में मारी है ऐसा करके। उसका हाथ पूरा दिख रहा था, चिन्ह निशान दिख रहा था। और बोली कि पापा मैं ना राधे राधे बोली तो मेरे मुंह में टेप लगा दिया। थाना नंदिनी में ग्राम बागडूमर स्थित मदर टेरेसा स्कूल है, जहां पर नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के परिजनों ने शिकायत की है कि बच्ची 30 जुलाई 2025 को स्कूल गई हुई थी और स्कूल में वो रोज़ की भांति अपना पढ़ाई कर रही थी। तभी क्लास टीचर क्लास में थी और स्कूल की प्रिंसिपल ईला कोलिन क्लास में आई और बच्चों के बारे में पूछने लगी। तब बच्ची बात कम करती है और प्रिंसिपल के पूछे जाने पर उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब प्रिंसिपल ने झल्लाकर बच्ची के साथ उसको हथेली में चाटा मारी और बच्चे के मुंह पर टेप लगाकर 15 मिनट तक रख दी थी। इस बात की शिकायत बच्ची ने घर आकर की। तब उसके शिकायत पर थाना नंदिनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बिजली विभाग और उसके ठेकेदारों पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। कर्मचारी बिना हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट्स और दस्तानों के खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। शिकायत करने पर अधिकारी ताने मारते हैं और ठेकेदार धमकी देते हैं, जिससे कर्मचारियों की जान जोखिम में है। इस गंभीर लापरवाही के लिए बिजली विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन और संबंधित मंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। अगर जल्द ही इस पर सख्त कदम नहीं उठाया गया तो किसी भी बड़े हादसे की होने की पूरी आशंका है। इस समय पे मेंटेनेंस का और ये सब चल रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है और निश्चित तौर पर इसमें सुरक्षा के समुचित उपाय किए जाने चाहिए। उसके बाद ही विद्युत की कार्य करने चाहिए, क्योंकि कई तरह के जान माल के खतरे हो सकते हैं। उन सभी चीज़ों को देखते हुए उनके ग्लव्स है, उनका हेलमेट है और जो भी सेफ्टी से जरूरी जो भी हैं उपकरण वो बिल्कुल लगाए जाने चाहिए। जो असंगठित कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सारे काम को दिए जाने का विरोध कांग्रेस कर ही रही है। परमानेंट भर्तियां होनी थी, लेकिन अगर सुविधा को देखते हुए बिजली की जो आपूर्ति है उसको बनाए रखने के लिए अगर बिजली विभाग ने ये मेंटेनेंस का काम ठेके पे भी दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी दिया है, तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयशा नाम की लड़की की गिरफ्तारी के बाद मामला और गर्मा गया है। उसी के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान भी मैदान में उतर गई हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कल एक वीडियो जारी कर विरोध भी जताया था और आज वो आयशा के निवास पहुंची, जहां पर परिवार से उन्होंने मुलाकात की और मामले की जानकारी ली और आयशा के इंसाफ के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात भी कही। साथ ही ये भी कहा कि वो इस मामले को लेकर के देश और प्रदेश स्तर पर भी लगातार काम करेंगी। उन्होंने पुलिस को भी आड़े हाथों लिया और साथ ही बीजेपी नेताओं से जुड़े मामले का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि उनके समय पुलिस परिजनों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है और सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं करती है। कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है कि पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद फंडिंग का आरोप लगा है और जिसका फैसला ये आरोप सही या गलत है न्यायालय करेगा।
लेकिन पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, निर्णय या फैसला देना नहीं है। लेकिन उनकी बेटी को, जो कि दिल्ली से अपनी लॉ की पढ़ाई कर रही थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, एक निर्दोष बेटी को पुलिस लाती है और 8 दिन का रिमांड मांग लेती है और उसे रिमांड में ले जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक जुल्म है और एक साजिश है बहुत बड़ी कि जिस तरीके से पूरा। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के 5वें दिन खाद की किल्लत और किसानों की परेशानी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक खाद की बोरियों और नैनो खाद की प्रतीकात्मक बोतलें लेकर के विधानसभा परिसर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री सारंग ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हुई है और न ही होने दी जाएगी। उन्होंने दोहराया कि किसानों की इच्छानुसार उन्हें पर्याप्त खाद मिलेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में खाद की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी किसान को खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमने पूरे प्रदेश में एडवांस जो स्टोरेज का, वेयर हाउसिंग का जो नवाचार किया है वो सफल रहा है। सभी जगह स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से दतिया में सिंध नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। इस नदी का पानी दतिया के कोटरा गांव में घुस गया, जिसके बाद जिला प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। तहलका डिजिटल की टीम ने ग्राउंड पर पहुंच करके हालात का जायजा भी लिया। इस दौरान पानी में डूबे गांव की भयावह तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ग्रामीणों से बात करने पर कुछ ने प्रशासन के काम की तारीफ की, तो वहीं कुछ ने नाराजगी भी जताई। तहलका डिजिटल की इस रिपोर्ट में इस नदी के कहर और ग्रामीणों के अनुभवों को दिखाया गया। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो निरंतर बारिश के कारण जो है इसे अब लोग आफत की बारिश भी कह रहे हैं। और बात करें दतिया जिला की तो बता दें कि इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं दतिया का ग्राम कोटरा, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो व्यक्ति आ रहे हैं ये कोटरा गांव के अंदर से आ रहे हैं। और आपको यहाँ हम बताते चलें कि इस गांव के जो हालात है वो काफी बदतर बने हुए हैं। जो 24 घंटे की बारिश है उसके बाद जो जलस्तर सिंध का बढ़ाव हो, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो इस तरफ हैं वो इस तरफ हैं, और जो गाँव में रह गए हैं लगभग बताया जा रहा है कि 100 से 150 जो लोग हैं वो अब भी गाँव में बसे हुए हैं। चूंकि दतिया कलेक्टर स्वप्निल बाणखेड़े ने स्वयं यहाँ कल मोर्चा संभाला था, लोगों को रेस्क्यू किया था और यहाँ से लोगों को निकाला भी था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, जैसी जानकारी है कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी आए थे और उन्होंने भी कुछ लोगों को जो है यहाँ से रेस्क्यू किया। माता जी, क्या नाम है आपका? सरोज। क्या स्थिति है अभी आप यहाँ की पानी की? पानी की बढ़ता जा रहा है, कोई स्थिति नहीं नकड़ हुई। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन के लोग होने चाहिए, अभी कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं। कब आ रहे हैं ये लोग? नहीं आ रहे, चले गए। लेकिन हमारे पास कोटरा पंचायत के सचिव हैं जो निरंतर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, सबसे पहले शुभ नाम आपका? मेरा नाम विश्वामित्र शर्मा है। जिस तरीके से प्रशासनिक सुविधाओं को लेकर भी कुछ मात्र शख्सियत उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है, उस तरीके की व्यवस्था नहीं है, क्या है वास्तविकता क्या है? नई व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। अब व्यवस्था में ऐसा हो जाता है, कभी कभी लेट अवेयर हो जाता है या हर व्यक्ति के पास प्रशासन नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि क्या है कि जब यहाँ से लोगों को निकाला गया तो कुछ लोग हाईवे पर जाकर बसे, कुछ लोग किसी स्कूल की बिल्डिंग में बसे, कुछ लोग जो है आपकी वन विभाग की बिल्डिंग है वहाँ पर बसे। तो धीरे धीरे सबके पास व्यवस्थाओं को लेकर पहुंच रहे थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाता है। तो हो सकता है कि लोग आरोप लगा दे, लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी निभा रहा है। और सरपंच साहब ने जैसा बताया है कि इस गांव को विस्थापित करने की भी मांग जो है पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री या देखा जाए मध्य प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन चूंकि देखा जाए कि निरंतर बारिश का आलम है और यह गाँव जो है प्रतिवर्ष अगर बारिश को देखें तो बाढ़ की चपेट में आता है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, प्रदेश के स्वयं जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, इस गांव की समस्या को लेकर क्या समाधान निकालते हैं, देखने वाली बात होगी। लोकेश मिश्रा, तहलका डिजिटल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।